हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 136। आरुषि का गहरा जख्म और आकांक्षा का ओपन चैलेंज जंगल वाला घर, प्रशांत का पछतावा और आरुषि की हालत। शाम के वक्त प्रशांत सीधा अपने कमरे से बाहर निकला और व्याकुल होकर आसपास देखने लगा। उसने दोपहर में ही अपने कुछ आदमियों को आदेश दे दिया था कि वे आरुषि को इज्जत के साथ उसके घर छोड़ आएं। पर अब हवेली में आरुषि को ना देखकर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी तड़प और चुभन महसूस हो रही थी। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी नजर अपने घर के सफेद मार्बल के फर्श पर पड़ी। फर्श पर गहरे लाल रंग के खून के बहुत सारे छींटे और निशान बिखरे पड़े थे, जो एक निश्चित दिशा की तरफ जा रहे थे। पास ही जमीन पर कांच के ढेर सारे नुकीले टुकड़े बिखरे थे, जो सुबह उसके गुस्से में पटकी गई प्लेट के थे। यह खौफनाक मंजर देखते ही प्रशांत का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो पागलों की तरह तेज दौड़ता हुआ उस दिशा में गया जहां वो खून के निशान जा रहे थे। हॉल के एक सूने कोने में पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। वहां पीले रंग की ड्रेस पहने आरुषि बेसुध होकर ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। उसके नंगे पैर से लगातार खून बह रहा था और उसका पूरा चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। वो अत्यधिक दर्द के कारण गहरे सदमे में थी। प्रशांत ने झटके से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। शाम के 5 बजे बज रहे थे। इसका सीधा मतलब यह था कि वो सुबह के वक्त से ही, यानी पिछले कई घंटों से यहां इसी तरह बेहोश पड़ी थी। प्रशांत बिना एक पल गंवाए बिजली की फुर्ती से उसके पास पहुंचा और तड़प कर उसे अपनी मजबूत गोदी में उठा लिया। वो उसे तेजी से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। उसके चेहरे पर साफ खौफ था। उसने आरुषि के चेहरे को थपथपाते हुए कातर आवाज में कहा, आरुषि, आरुषि, आंखें खोलो, उठो आरुषि। पर आरुषि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर एकदम बेजान और ठंडा पड़ा था। प्रशांत ने उसे बेहद एहतियात के साथ अपने बेड पर लेटाया और उसके पैर के उस गहरे घाव को देखने लगा। घाव बहुत ज्यादा गहरा था और उस पर जमा हुआ खून अब सूख कर काला पड़ चुका था। प्रशांत का गुस्सा और डर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरे विला को गुंजाते हुए बेहद तेज और खौफनाक आवाज में बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज दी, गार्ड्स, अंदर आओ, अभी के अभी। उसकी दहाड़ सुनकर बाहर तैनात गार्ड्स डर के मारे कांपते हुए तुरंत कमरे के अंदर हाजिर हुए। प्रशांत ने उन पर चीखते हुए कहा, तुम सब आंखें बंद करके यहां क्या कर रहे थे? ये लड़की सुबह से घर के कोने में लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ी थी। क्या तुम अंधों को वो दिखाई नहीं दी? गार्ड्स खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे। दरअसल सुबह जब प्रशांत आरुषि पर बुरी तरह चिल्लाया था और उसे घर से भेजने का आदेश दिया था, तो गार्ड्स ने सोचा कि प्रशांत आरुषि से बेहद नाराज है और उसे किसी तरह की सजा देना चाहता है। इसी गलतफहमी की वजह से उन्होंने रोती हुई आरुषि पर कोई ध्यान नहीं दिया था। पर अब प्रशांत का ये रूप देखकर उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हो रहा था। प्रशांत ने अपनी खूंखार नजरों से उन्हें घूरा, मानो वो बिना कहे ही उनके मन की घटिया बात समझ गया हो। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम सबने जो गुस्ताखी की है उसे मैं बाद में देखता हूं। पहले शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को यहां बुलाओ। तुरंत दोनों गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां से भाग खड़े हुए। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रशांत बेड के किनारे बैठा आरुषि के उस बेजान सफेद पड़ चुके चेहरे पर बहुत ही कोमलता से हाथ फेर रहा था। वो लड़की जिसे वो सुबह अपने से दूर करने की क्रूर कोशिश कर रहा था, आज अपने इन गहरे जख्मों के जरिए उसके दिल के और भी ज्यादा करीब आ चुकी थी।
ये सोचते ही प्रशांत की पकड़ आरुषि के ठंडे हाथ पर और भी ज्यादा मजबूत और पजेसिव हो गई, जिसे उसने अपनी हथेलियों में थाम रखा था। थोड़ी देर बाद उनके पर्सनल डॉक्टर अंदर आए। प्रशांत ने बिना उनकी तरफ देखे भारी आवाज में कहा, चेक करो इसे। डॉक्टर ने बिना वक्त गवाए तुरंत आरुषि के पैर की जांच की, कांच का टुकड़ा बाहर निकाला और बहुत ही सफाई से उस पर एंटीसेप्टिक लगाकर ड्रेसिंग कर दी। डॉक्टर ने डरते डरते प्रशांत की तरफ देखा और कहा, सर, इनके पैर से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो चुका है और समय पर खाना ना खाने के कारण इनके शरीर में पहले से ही काफी कमजोरी थी। इसी वजह से ये सदमे में बेहोश हो गईं। डॉक्टर ने आगे हिदायत देते हुए कहा, इन्हें इस समय स्पेशल केयर और बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है, जो इनकी जान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इन्हें अगले कुछ दिनों तक अपना पैर बिल्कुल भी गीला नहीं करने देना है और बेड से उठने की तो कतई आजादी नहीं देनी है। वो डॉक्टर ये सारी बातें डर के मारे कांपते हुए और पसीना पोंछते हुए कह रहा था। दरअसल इन डॉक्टरों को प्रशांत ने अपने इलाज के लिए गन पॉइंट पर किडनैप करके बाहरी हिस्से में रखा हुआ था। वे रोज आरुषि से मिलते थे, जो हमेशा उस खतरनाक इंसान के साथ साये की तरह रहती थी। लेकिन आरुषि के सामने प्रशांत हमेशा शांत और शालीन बना रहता था। प्रशांत ने डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सम्मोहित सा बस आरुषि के माथे पर हाथ फेरता रहा और ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। डॉक्टर ने राहत की सांस ली, जल्दी से दवाइयां साइड टेबल पर रखीं और वहां से 9-2-11 हो गए। प्रशांत उसी पॉजिटिव पोजीशन में आरुषि का हाथ थामे एकटक उसे देखता हुआ वहीं बैठा रहा। श्लोक का विला, आलिया का घमंड और आकांक्षा का चैलेंज। उधर श्लोक के आलीशान विला का माहौल एकदम अलग था। आकांक्षा, विद्या, भक्ति और विक्की जब कॉलेज खत्म होने के बाद घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विला के खूबसूरत बैकयार्ड गार्डन में विपिन और बाकी के सारे एम्प्लॉयज और गार्ड्स मार्शल आर्ट्स और फाइट की हैवी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एडवेंचरस नजारा देखते ही आकांक्षा की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वो अपनी क्यूटनेस के साथ दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और चहकते हुए बोली, अरे तुम सब यहां मिलकर क्या कर रहे हो? विपिन, जो साइड की एक चेयर पर बैठकर पूरी गंभीरता से सबको फाइट करते हुए ऑब्जर्व कर रहा था, उसने आकांक्षा को देखते ही सम्मान में खड़े होकर कहा, गुड इवनिंग मैम। दरअसल श्लोक सर के ऑर्डर्स पर सब अपनी वीकली फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आकांक्षा पूरे उत्साह के साथ विपिन के बगल वाली चेयर पर बैठ गई और बड़े चाव से फाइट देखने लगी। मैदान के बीचों बीच एक तरफ श्लोक की टॉप सीक्रेट एजेंट आलिया खड़ी थी और दूसरी तरफ नीना और ग्रे थे। नीना और ग्रे ने मिलकर एक साथ आलिया पर तेज अटैक कर दिया। दोनों के मूव्स वाकई बहुत फास्ट और प्रोफेशनल थे, लेकिन आलिया का डिफेंस उससे भी कहीं ज्यादा तगड़ा था। वो बहुत ही चालाकी और फुर्ती से उनके हर वार से बच रही थी। तभी अचानक आलिया ने बाजी पलटी। वो चीते की रफ्तार से आगे बढ़ी और उसने पूरे जोर से नीना के चेस्ट पर एक स्मैशिंग किक मारी, जिससे नीना दूर जाकर कंक्रीट पे गिरी। उसी पल बिना रुके आलिया ने घूमकर ग्रे के शोल्डर और स्टमक के एक साइड पर बैक टू बैक 2 इतने तगड़े पंचेस मारे कि ग्रे भी कराहते हुए सीधे जमीन पर आ गिरा। दोनों ही इस समय भयंकर दर्द में थे। आलिया ने पूरे घमंड के साथ अपने हाथों को हवा में झटका, अपने बाल ठीक किए और उन दोनों पर तंज कसते हुए बोली, तुम दोनों अभी भी फाइट के मामले में बिल्कुल कच्चे हो, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। चेयर पर बैठी आकांक्षा को आलिया का ये बर्ताव और उसका ये घमंडी रवैया बहुत बुरा लगा। उसने साफ देखा था कि नीना और ग्रे ने कितनी मेहनत और कितने अच्छे तरीके से फाइट की थी। आलिया को उन्हें इनकरेज करना चाहिए था, पर उसकी जगह वो उन्हें सबके सामने डीमोटिवेट कर रही थी। आकांक्षा अपनी चेयर से उठी,
तेज कदमों से आगे गई और नीना को सहारा देकर अपने हाथों से खड़ा करते हुए आलिया से कड़क आवाज में बोली, आलिया, तुम्हें इन दोनों से इस तरह की घटिया बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है। आलिया ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाकर बेहद नफरत और ईर्ष्या से आकांक्षा की तरफ देखा और तेवर दिखाते हुए बोली, ओ रियली? और ऐसा मैं भला क्यों ना करूं मैम? अगर ये लोग मुझसे 2 मिनट भी टिककर लड़ नहीं सकते तो इन्हें खुद ही इस फील्ड से हट जाना चाहिए। आलिया की ये बदतमीजी और अहंकार सुनकर आकांक्षा के सब्र का बांध टूट गया। वैसे भी उसे आलिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि आलिया जिस फ्लर्टी और दीवानी नजरों से उसके पति श्लोक को देखती थी और आए दिन जिस तरह से उसे श्लोक से दूर करने के घटिया पैंतरे आजमाती थी, उससे आकांक्षा पहले ही अंदर बुरी तरह चिड़ी हुई थी। आकांक्षा ने पल भर में अपना वो भोला भाला रूप छोड़ा। उसने पूरे स्वैग के साथ अपने दुपट्टे को अपनी पतली कमर में मजबूती से बांधा, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और रिंग के बीच में आकर पूरी दबंगई से पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। उसने आलिया की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, आज मैदान में देखते हैं कि आखिर किस में कितना दम है। आकांक्षा को इस तरह फाइटिंग मोड में देखकर आलिया की दोनों आईब्रोज आपस में जुड़ गईं, यानी वो पूरी तरह शॉक हो गई। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैम, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कि आप चुपचाप इस रिंग से पीछे हट जाएं। पर आकांक्षा के चेहरे के तेवर साफ कह रहे थे कि आज वो आलिया का ये घमंड चूर चूर करके ही दम लेगी। आकांक्षा और श्लोक के ऐसे ही फनी, थ्रिलिंग और एक्शन से भरपूर मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आकांक्षा का रौद्र रूप और आलिया का घमंड। चूर, ईगो हर्ट और आलिया का अंधाधुंध अटैक। आकांक्षा ने आलिया की आंखों में आंखें डाली, उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए कहने लगी, क्यों आलिया, रिंग में आने के लिए क्या तुम अभी से डर गईं? ये तीखा तंज सुनते ही आलिया का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे और कड़क कर बोली, ठीक है मैम, मर्जी आपकी, पर बाद में सर के पास रोते हुए मत जाना कि मैंने आपको मारा और आपको चोट लग गई। आकांक्षा के चेहरे पर एक बेफिक्र और गहरी मुस्कान तैर गई। उसने आलिया को करारा जवाब देते हुए कहा, उसकी नौबत कभी नहीं आती आलिया। तुम्हारे वो सर मेरे बहते आंसू और मेरी तकलीफ मेरे मुंह खोलने और कुछ कहने से पहले ही समझ जाते हैं, समझे? तुम ये सुनते ही जलन के मारे आलिया का चेहरा गुस्से से एकदम लाल भभूता हो गया। उससे श्लोक और आकांक्षा की ये नजदीकी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आव देखा न ताव पूरी ताकत से आकांक्षा के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर दिया। मैदान का सस्पेंस और आकांक्षा का मास्टर स्ट्रोक, वहां साइड में बैठा विपिन गहरी चिंता और डर के साथ उन दोनों की इस खतरनाक फाइट को देख रहा था। वो चाहकर भी उठकर उन्हें रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका एक पैर पिछले मिशन में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। नीना और ग्रे भी साइड में सांसें रोके खड़े थे। नीना ने माहौल की संजीदगी को देखते हुए आगे कदम बढ़ाया और चिल्लाई, आलिया रुक जाओ, उन्हें हर्ट मत करो, वो श्लोक सर की वाइफ हैं। विद्या और भक्ति भी वहीं खड़ी इस पूरे नजारे को देख रही थीं और उनके माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थीं। टीम का हर एक मेंबर बहुत अच्छे से जानता था कि आलिया की मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स कितनी बेहतरीन और जानलेवा हैं। और पिछली बार जब श्लोक सर के दुश्मनों ने आकांक्षा पर हमला किया था, तो जिस तरह आकांक्षा घबरा गई थी, उसे देखकर सब यही समझ रहे थे कि आकांक्षा की एबिलिटी आलिया के मुकाबले बहुत कम है। आलिया इस समय बिना कोई रहम दिखाए बहुत ही फास्ट मूव्स के साथ तेज वार कर रही थी। वहीं आकांक्षा खुद को बचाते हुए, डिफेंस करते हुए लगातार पीछे की तरफ जा रही थी।
आकांक्षा को इस तरह कमजोर पड़ते और पीछे हटते देखकर आलिया मन ही मन बेहद खुश हो गई कि वो आसानी से जीत जाएगी। पर आखिरकार आकांक्षा अचानक रुकी। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। इस बार उसकी आंखों में कोई डर या परेशानी नहीं थी, बल्कि एक बेहद शातिर और शैतानी चमक थी। उसने फुर्ती से अपने एक पैर पर पूरे शरीर का दबाव बनाया, हवा में उछलकर अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाया और सीधे आलिया के सिर की साइड पर एक जबरदस्त वार किया। वार इतना सटीक था कि पल भर के लिए आलिया का पूरा सिर चकरा गया और उसके सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती या डिफेंस कर पाती, आकांक्षा ने चीते की रफ्तार से अपना हाथ उठाया। एक हाथ आलिया के सीने पर रखकर उसे ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से पूरे जोर से उसके पेट में एक सॉलिड पंच जड़ दिया। आलिया की करारी हार और प्रेशर पॉइंट का वार पेट में लगे उस तेज पंच के भयंकर दर्द के कारण आलिया कराह उठी और उसका शरीर आगे की तरफ थोड़ा झुक गया। आकांक्षा तो बस इसी मौके की तलाश में थी। इस आखिरी चांस का फायदा उठाते हुए आकांक्षा ने बिजली की फुर्ती से आलिया की गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया और अपने घुटने से सीधे उसके पैर के जॉइंट पर दे मारा, जिससे आलिया का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो धड़ाम से सीधे घुटनों के बल जमीन पर आ गिरी। वहां खड़ा हर एक शख्स पूरी तरह हैरान और सन्न होकर इस अविश्वसनीय नजारे को देख रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्लोक सर की ये नाजुक, मासूम और कोमल दिखने वाली बीवी वक्त आने पर इतनी खतरनाक और जांबाज फाइटर हो सकती है। यहां तक कि विद्या, भक्ति, विपिन और विक्की भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए फटी आंखों से उस नजारे को ताक रहे थे। इस समय आकांक्षा पूरी तरह आलिया के पीछे लॉक पोजीशन में थी। उसने अपनी मजबूत कोहनी से आलिया की गर्दन को जकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ आलिया के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मरोड़कर पूरी तरह लॉक कर चुका था। आलिया गुस्से और शर्म के मारे बुरी तरह छटपटा रही थी, पर आकांक्षा की उस फौलादी और मजबूत पकड़ से खुद को आजाद नहीं करा पा रही थी। ये उसकी पूरी लाइफ में पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी बुरी तरह धूल चटाई थी, और वो भी उस लड़की ने जिससे वो नफरत करती थी। ये सोचते ही उसका खून खौल रहा था। तभी आकांक्षा ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और आलिया की गर्दन के एक खास प्रेशर पॉइंट पर तेज वार किया और झटके से उसे छोड़कर पीछे हट गई। आलिया ने जैसे ही आजाद होकर हिलने डुलने की कोशिश की, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पूरी तरह से जाम हो चुकी है और वो उसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। उसने गुस्से में आकांक्षा पर चिल्लाने के लिए अपनी आवाज निकालने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। उसके गले से आवाज ही गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह मूक हो चुकी थी। उसने खौफ और बेबसी से घूरकर अपने सामने शांत खड़ी उस लड़की को देखा। आकांक्षा की चेतावनी और श्लोक की ठंडी आवाज, वहां खड़े बाकी के सारे गार्ड्स और टीम मेंबर्स आलिया की ये हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन्हें उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि आलिया अपने हुनर के घमंड में बहुत ज्यादा बदतमीज और अहंकारी हो चुकी थी और आज आकांक्षा ने उसका वो सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया था। आकांक्षा ने आलिया के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहा, आलिया, किसी को भी इतना कमजोर समझने की भूल कभी मत करना कि तुम ये भूल जाओ कि हर सुपीरियर का भी एक और सुपीरियर होता है। बेहतर होगा कि आज के बाद दूसरों को अपने से नीचे समझना बंद कर दो। और आखिरी चेतावनी, खबरदार, जो दोबारा कभी मेरे डॉक्टर साहब के करीब जाने की या उनके सामने फ्लर्ट करने की कोशिश भी की तो। आकांक्षा के चेहरे पर इस समय एक लेडी बॉस का गजब का ऑरा था। उसने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है आलिया, मुझे कुछ नहीं पता कि कल रात किस तरह तुमने साजिश रचकर
उन्हें रास्ते में रोक कर रखा था। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम अपनी इन ओछी हरकतों से हम दोनों को कभी अलग कर सकती हो। शादी हमने सिर्फ कानूनन शादी नहीं की है आलिया, बल्कि उससे भी बहुत पहले हम दोनों एक दूसरे के हमसफर और रूह के साथी बने थे। इंसान को इंसान से अलग किया जा सकता है आलिया, पर इस जिस्म को उसकी रूह से कभी जुदा नहीं किया जा सकता। समझे तुम? ये अल्टीमेटम देते हुए आकांक्षा ने आगे बढ़कर वापस आलिया की गर्दन के उसी प्रेशर पॉइंट को अपनी उंगलियों से हल्के से दबाया और पूरे स्वैग के साथ मुड़कर वहां से हवेली के अंदर जाने लगी। एक हल्के से दर्द के झटके के बाद आलिया ने अपनी गर्दन को हिलाकर देखा तो इस बार वो उसे हिला पा रही थी और उसके मुंह से उसकी आवाज भी वापस आ चुकी थी। अपनी इस करारी हार और बेइज्जती से तिलमिलाई आलिया ने गुस्से में जोर से अपना हाथ हरी घास पर पटका और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, आकांक्षा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन ठीक उसी पल उन सबको अपने ठीक पीछे से एक बेहद भारी कड़क और बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। किसे आजाद घूमने और बर्बाद करने की बात कर रही हो तुम आलिया? उस खौफनाक आवाज को सुनते ही वहां खड़े विपिन, विद्याभक्ति और खुद आलिया के भी रोंगटे खड़े हो गए और सब के सब डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़कर देखने लगे, क्योंकि वहां खुद श्लोक अग्निहोत्री अपनी जानलेवा नजरों के साथ खड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा।